नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी के किले में सेंध लगाने की कोशिश कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की। जी हां, पीएम के गढ़ में सोनिया ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चुनावी बिगुल आज फूंक दिया है। उन्होंने इस चुनावों का पहला रोड शो निकाला। वो रैली करने वाली थी, काशी विश्वनाथ के मंदिर भी जाने वाली थी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें वापस दिल्ली लौटना पड़ा। कुछ कार्यक्रम पूरे नहीं कर पाई। जानकार कह रहे हैं कि असल में कांग्रेस की एक कवायद बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने वाली है। जगह का चुनाव से लेकर इस कार्यक्रम का नाम तक पीएम मोदी पर निशाना साधने वाला था। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इस रोड शो पर उस तरीके से प्रतिक्रिया नहीं दी जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी ने कांग्रेस को यूपी में वोट कटवा पार्टी का तमगा दे दिया। आखिर बीजेपी को ऐसा क्यों लग रहा है, ये कुछ सवालों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसके पहले कि हम तो पूछेंगे का ये बड़ा डिबेट, बड़ी बहस शुरू करें कि क्या सोनिया ने वाराणसी से प्रचार की शुरुआत करके पीएम मोदी के किले में सेंध लगाने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस चाहती तो प्रचार की शुरुआत मुलायम सिंह यादव के गढ़ से भी कर सकती थी, मायावती की कॉन्स्टिट्यूंसी से भी कर सकती थी, या लखनऊ से कर सकती थी, लेकिन नहीं, कांग्रेस ने बनारस को ही क्यों चुना। दूसरा सवाल कि क्या कांग्रेस ने अपना सीएम पद का उम्मीदवार शीला दीक्षित को बनाकर बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक, ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश नहीं की है क्या। तीसरा सवाल कि क्या कांग्रेस ने राजपूत जाति को खुश करने के लिए संजय सिंह को अपनी पार्टी की कार्य समिति में प्रदेश स्तर पर अहम पद नहीं दिया है क्या। निशाने पर राजपूत वोट है। ब्राह्मण और राजपूत वो वोट जो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। उसी तर्ज पर चौथी तर्क कि क्या आरपीएन सिंह जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनको भी कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में युवा चेहरा के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। जिस ओबीसी का वोट बैंक बड़ी पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी कल्याण सिंह के बहाने अपने साथ खींचने की कोशिश करती आ रही थी बीते तमाम चुनावों में। पांचवा मुद्दा कि क्या कांग्रेस की सेंधमारी से बीएसपी और समाजवादी पार्टी को सीधा फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि आप बीजेपी का वोट बैंक काट रहे हैं और जाने अनजाने में बसपा और सपा की मदद कर रहे हैं, और शायद इसीलिए बीजेपी वोट कटवा पार्टी का तमगा कांग्रेस को दे रही है। क्या कांग्रेस बीजेपी को नुकसान पहुंचाकर 2019 लोकसभा चुनाव की बुनियाद रखने की कोशिश नहीं कर रही, क्योंकि 2017 से अधिक कांग्रेस के लिए 2019 का चुनाव ज्यादा अहम है, क्योंकि 2017 के यूपी चुनाव में कांग्रेस को चौथे नंबर की पार्टी से नंबर 1 की पार्टी की कवायद करनी है, जो कि वैसा ही काम है जैसे कि हिमालय चढ़ना। वहीं 2019 में कांग्रेस को बीजेपी से मुकाबला देशव्यापी स्तर पर करना है, और बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी का अभी भी वर्चस्व नहीं है। दरअसल ये पूरी कवायद जो कांग्रेस पार्टी ये कर रही है, उसका बहाना तो किसी ना किसी तरीके से 2019 में बीजेपी के इस किले को ढाना है और बीजेपी को कमजोर करना है। भले ही बीजेपी को कमजोर करने के नाम पर वो किसी और की मदद क्यों ही ना कर दे। ये रिपोर्ट देखते हैं और फिर इस पर बड़ी बहस। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। मोदी के गढ़ में सोनिया का शक्ति प्रदर्शन। 27 साल से यूपी की सत्ता से दूर कांग्रेस के लिए ये किसी सुखद एहसास से कम नहीं है। सोनिया के तकरीबन 6.5 किलोमीटर के रोड शो में भीड़ का रेला लगा हुआ था। कांग्रेस ने 2017 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने के लिए वाराणसी का चुनाव किया। कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की टीम कई दिनों से तैयारियों में जुटी थी।
सोनिया ने रोड शो की शुरुआत संविधान निर्माता अंबेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाकर की। रास्ते में उनका कारवां बढ़ता गया। सोनिया को देखने के लिए लोग छतों पर भी नजर आए। जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा। हम आज वाराणसी जनता का आभार व्यक्त करते हैं। आज उन्होंने ये जयघोष कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी विधानसभा के चुनाव। कांग्रेस ने इस पूरे कार्यक्रम को दर्द बनारस का नाम दिया है। कोशिश ये है कि बनारस के लोगों के सामने ये साबित किया जा सके कि पीएम मोदी ने भले ही वादा किया था, लेकिन बनारस ज्यों का त्यों है। तो इस कार्यक्रम में सोनिया को एक रैली को संबोधित करना था। इसके साथ ही उन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाना था, लेकिन रोड शो के बीच में सोनिया की तबीयत खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार हो गया। कुछ देर तक कार्यकर्ता और नेता पशुपेश में रहे, लेकिन आखिरकार डॉक्टरों ने तय किया कि सोनिया को अपनी यात्रा यहीं रोकनी होगी। उन्हें वापस दिल्ली जाना पड़ेगा। रैली हुई, लेकिन तय ये हुआ कि सोनिया की जगह उसे राज बब्बर और शीला दीक्षित संबोधित करेंगे। सवाल यह है कि क्या सोनिया गांधी और कांग्रेस वाराणसी में इस शक्ति प्रदर्शन से पूरे यूपी को संदेश देने में कामयाब हुए? क्या ये रोड शो और रैली पूर्वांचल में कांग्रेस की जड़ें जमाने में कामयाब हो पाएगा? यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से 160 सीटें पूर्वांचल के पास ही हैं। वो रोड शो करें और चाहे रेल शो करें और चाहे वो हवाई जहाज का शो करें, कोई फर्क उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस को वोट कटवा पार्टी करार दिया है। सवाल यह है कि अगर कांग्रेस का उदय होता है तो क्या ये समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए चिंता का विषय नहीं है? सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस राज्य में बीजेपी को ही अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानती है? यूपी में बीजेपी भी संघर्ष की मुद्रा में है। उसने अभी तक अपना सीएम पद का उम्मीदवार तक नहीं घोषित किया। संकट उसके सामने भी है। यूपी में दो राष्ट्रीय पार्टियों के संघर्ष के बीच हम तो पूछेंगे, क्या यूपी में कांग्रेस की रणनीति खुद जीतने की बजाय बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की है? तो हमारा सवाल ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये पार्टी नंबर 4 और पार्टी नंबर 3 के बीच का मुकाबला उत्तर प्रदेश में ज्यादा दिखाई दे रहा है, बजाय इसके कि चौथे नंबर की पार्टी पहली या दूसरे नंबर की पार्टी को चुनौती दे। इसीलिए हमारा आज का सवाल है कि क्या यूपी में कांग्रेस की रणनीति खुद जीतने की बजाय बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की ज्यादा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमको 51818 पर भेज सकते हैं। आप SMS कर सकते हैं। ट्विटर पर #HTP और #काशी में सोनिया के जरिए भी आप ट्विटर पर और IBN खबर के फेसबुक पेज पर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अपने सवाल भी हमको लगातार भेज सकते हैं। आप इस टेलीकास्ट को लाइव मेरे साथ मेरे फेसबुक अकाउंट पर भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। अब मैं बता दूं आपको, इस वक्त जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस बड़े डिबेट में, उनका आपसे परिचय कराता हूं। मेरे साथ जो लोग लाइव मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता गौरव भाटिया साहब हैं, बीएसपी के प्रवक्ता नेता सुधींद्र भदौरिया जी मेरे साथ हैं, जेडीयू के अजय आलोक जी मेरे साथ हैं, और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ेंगे। बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस से खुशबू सुंदर जुड़ेंगी थोड़ी देर में। शुरुआत करता हूं सबसे पहले रामकृपाल सिंह जी, मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप इस तर्क को मानेंगे या नहीं मानेंगे कि कांग्रेस की लड़ाई दरअसल 2019 को लेकर ज्यादा हो रही है, 2017 तो केवल बहाना मात्र है, इसीलिए सब कुछ निशाने पर बीजेपी है, ना कि समाजवादी पार्टी जो कि यूपी में सरकार चला रही है? देखिए, बिल्कुल सुमित जी, जितने सवाल आपने शुरू में उठाए थे, अगर मैं एक शब्द में कहूं, उन सबका जवाब हाँ है, ईमानदारी की बात। देखिए, कांग्रेस आज कहां पे है? कांग्रेस जो है जमीन पर सोई हुई पार्टी है। उसे किसी बिस्तर से गिरने का डर नहीं है। वो थोड़ा भी हाथ पैर चलाएगी तो कुछ उसे गेन करना है। रही दूसरी बात जो आपने कहा कि बनारस से ही क्यों किया, कांग्रेस भी ये जानती है कि वो 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता पे काबिज नहीं होने जा रही है,
लेकिन जैसे कि हर पॉलिटिकल पार्टीज एक बड़ा लक्ष्य रखती हैं, अभी से वे कह नहीं सकती कि नहीं हम तो नंबर 3 और नंबर 2 की लड़ाई में हैं। जी। तो जाहिर सी बात है सत्ता की बात करेंगे, लेकिन अंदरूनी है, ये राहुल जी को भी पता है, सोनिया जी को भी पता है कि वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं। लेकिन उनको पता है कि 2019 में अगर कोई भी संभावना बनती है, इससे बेहतर अपोजिशन का रोल निभाने की भी अगर कोई संभावना बनेगी, तो वो उत्तर भारत से ही बनेगी, काऊ बेल्ट से ही बनेगी। नरसिम्हा राव ने जब साउथ के बल पर जो एक जमाने में किया था, अब वो दृश्य नहीं है। अगर कांग्रेस को कहीं से मजबूती 2019 में भी मिलेगी तो इन्हीं से। तो ये सोच करके जो इनकी रणनीति रही है, देखिए एक सिंबलिज्म बहुत बड़ी चीज होती है कि आपने चुनौती किसको दी। चुनौती आप प्रतीक को दे रहे हैं, आप उस जो मुखड़ा है, मुखड़े पर जो एक आप कहते हैं कलश है, आप उस कलश से रूबरू हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आज वो है। प्रमोद जी ने भी एक बात कही थी, मैं हालांकि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि उम्मीद से ज्यादा। तो आप प्रमोद जी को यह कहना चाहिए कि उम्मीद के अनुरूप है, वरना लगेगा कि कांग्रेस को इतनी भीड़ की भी उम्मीद नहीं थी। ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से एक सच्चाई आ जाती है सामने कि उम्मीद नहीं थी। मेरा कहना है कि जो उम्मीद नहीं थी कांग्रेस को, ये बिल्कुल सही प्रमोद जी की आवाज है, और यही कहती है कि देखो हम सत्ता में नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस का रिवाइवल होता है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस जब कोई संख्या बढ़ती नहीं है, तो जो शेष होता है ना, उसका बड़ा महत्व हो जाता है। 2 चीजें आपसे और पूछूंगा, फिर मैं डिबेट के बाद पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। खुशबू जी हमारे साथ जुड़ी नहीं है अभी जी। सुधांशु जी जुड़ गए। सुधांशु जी शुक्रिया, आपका स्वागत है। एक सवाल और आपसे, आपने भीड़ देखी आज की, आपको लगता है रामकृपाल जी की ये भीड़ कांग्रेस के मोराल को, उसके काडर को रिवाइव करने के लिए काफी थी? देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आज की भीड़ थी, निश्चित तौर पर वो निराशाजनक नहीं थी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि सैलाब उमड़ा था, ऐसी भी स्थिति नहीं है। और ये सही बात भी है कि कांग्रेस उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अचानक जाकर के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इतना ज्यादा रिवाइव कर जाएगी और ऐसा होगा, इसकी मुझे लगता है एक खुशफहमी कांग्रेस को आपने एक बात कही, उसका काउंटर पॉइंट मैं कह रहा हूं। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो बिस्तर पर है, उसको आईसीयू में है, उसको तो आगे ही जाना है। मैंने ये कहा कि एक है होता है कि जो जमीन पर सोते हैं उन्हें बिस्तर से गिरने का डर नहीं होता। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस को कुछ लूज नहीं करना है, गेन नहीं होना है, उसको गेन नहीं होना। कई बार रामकृपाल जी ऐसा भी होता है कि जब आप सीधे जाके चट्टान से टकराते हैं, एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा चीज, तो आप चूर चूर होने का डर भी होता है, आपका वजूद खत्म होने का डर भी होता है। क्या कांग्रेस ने उस बारे में सोचा होगा, सीधे नरेंद्र मोदी को चुनौती देके अखिलेश या मायावती को चुनौती ना देना? देखिए मैंने कहा ना कि जब उनको पता है कि हमें इस बार कुछ खोना नहीं है, तो आप चकनाचूर भी होने की स्थिति में होंगे। मैं एक बात कह रहा हूं, तो आप ये होता है कि देखिए कांग्रेस का कल, देखिए कांग्रेस ने कल संसद में अपनी पहचान बनाई। कल आज सोनिया जी की रैली के चलते ही जीएसटी बिल आज नहीं पेश किया गया, तो देखिए कल उन्होंने संसद के जरिए एक एकेडमिया को संदेश दिया कि अभी देखो हम हैं। सोनिया जी जबकि राज्यसभा की सदस्य भी नहीं है, लेकिन कहा गया कि कल हमारी नेता यहाँ नहीं है, कल ये बिल नहीं पेश होगा, ये बिल बुधवार को पेश होगा। तो संसद से, और आज ये सड़क का मामला था, तो ऐसा नहीं है। देखिए इससे हमेशा एक होता है ब्रांड इक्विटी, उससे जरूरी नहीं है कि आपकी टीआरपी मिल जाए, लेकिन क्या होता है भविष्य में आपकी जो एक इमेज बनती है वो बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे साथ खुशबू जी फोन लाइन पर। खुशबू जी आप सुन पा रही हैं मुझे? जी सुन पा रही हूँ। खुशबू जी, आप, मुझे पता नहीं था आपने कितनी बहस का हिस्सा सुना, लेकिन मेरा पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था। आपकी आवाज सुनाई दे रही थी, बाकी किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो मुझे बहस क्या थी वो भी पता नहीं। अच्छा, बहस सिर्फ इतनी सी है कि यूपी में आज जो रोड शो किया गया, सोनिया गांधी की रैली निकली बनारस में, हम ये जानना चाहते हैं कि दरअसल यूपी में आपका मुकाबला किससे है? क्या आपके निशाने पर सिर्फ बीजेपी है? क्यों प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी से रोड शो शुरू हुआ? क्यों नहीं अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव की कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस ने अपने चुनावी बिगुल को फूका? क्यों नहीं? चुनौती तो सभी को दी है, क्योंकि हमारे जो आज कांग्रेस में आप यूपी के इलेक्शंस के वक्त हमारे जो स्टेटमेंट्स है वो सभी में यही है, 27 साल यूपी बेहाल। तो ये तो जो वहाँ पे पार्टियां अपनी पॉलिटिकल गद्दी पर बैठी हुई हैं, उनको देखे जा रहे हैं कि पिछले 27 साल में यूपी में क्या क्या हो रहा है, किस तरह से एक वो स्टेट का हाल बिल्कुल बेहाल हो चुका है।
तो वो तो चुनौती तो सिर्फ मोदी जी को नहीं है, सिर्फ बीजेपी को नहीं है, वहाँ पे हर लोगों को हम चुनौती दे रहे हैं। नहीं, कि फिर इस बार फिर और काशी आज- क्यों, फिर नहीं, बनारस आज क्यों, जो फिर इटावा आजमगढ़ क्यों नहीं, अकबरपुर क्यों नहीं? जी फिर काशी से कैंपेन की शुरुआत क्यों की सोनिया गांधी ने? मुलायम सिंह के इटावा में, वाराणसी से इसलिए क्योंकि मोदी जी का टर्फ है, मोदी जी ने क्या हाँ, कहा था? वो यही तो मैं कह रहा उनकी जगह है, हूँ, वाराणसी यही तो जो खुशबू उनकी जी मैं जगह आपसे है, वो कह तो रहा हूँ हमेशा कि सोनिया यूपी जी के और मुख्यमंत्री राहुल जो जी के समाजवादी बारे में पार्टी के बात नेता करते हैं, हैं, बाकी कुछ बात उनके करने की इलाके में फुर्सत आप क्यों नहीं गई? नहीं, उनको तो बाकी तो कुछ बात करने की फुर्सत है ही नहीं ना। मोदी जी आप देख लीजिए, वो तो सिर्फ राहुल जी और सोनिया जी को टाकते रहते हैं, बाकी कुछ फुर्सत तो है नहीं उनको। तो जब टाकते रहते हैं तो क्यों नहीं शुरुआत वहां से करें? हमेशा कहते हैं ना, स्टार्टेड फ्रॉम द टफ टर्फ ना। तो हमने बिल्कुल सामने से मुकाबला कर रहे हैं, पीछे से वार नहीं कर रहे हैं, मुकाबला बिल्कुल सामने से है। और ये हिम्मत रखते हैं कि इतने, जहां पर मोदी जी अपनी पॉपुलैरिटी के बारे में बात करते सुधांशु हैं, जी, वाराणसी उनकी तरफ है, उनकी जगह है, लेकिन वहां पर जिस तरह से आज रोड शो में हमने जो भीड़ ठीक। देखी है, जिस तरह लोगों को देखा है कि वो बीच सुधांशु सड़क जी, में आके सोनिया जी जवाब को दीजिए वेलकम कर खुशबू रहे का। थे, तो वो जो तो भीड़ बिल्कुल उमड़ी साफ है साफ- वो दिखाता बिल्कुल है कि साफ नरेंद्र साफ- मोदी की लोकप्रियता बनारस में कम हुई है। सुनाई नहीं दे रहा। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस के सामने समस्या ये है कि वो उत्तर प्रदेश में रैली करने की हिम्मत नहीं रख पाते, इसलिए रोड शो पे आते हैं। क्योंकि रोड शो पे अगर कुछ 100 कुछ हजार लोग भी आपके सड़क पे आ जाते हैं तो लगता है कि बहुत भारी रोड शो हो रहा है। दूसरी बात जो आपने सुमित जी कही थी कि सीधे आकर उन्होंने वाराणसी से क्यों किया है, वैसे ये कांग्रेस का विचार का विषय, वो जो उचित समझे। मगर एक बात स्पष्ट हो गई, आज उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी समाजवादी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और अप्रासंगिक पार्टी कांग्रेस, यानी अर्श से फर्श तक जितने भी खड़े हैं सब मुकाबला किससे मान रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ भाजपा से। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन क्या हो गया है यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया। दूसरा, मैं खुशबू जी की बात में एक संशोधन कर दूं, जो उन्होंने कहा कि 27 साल यूपी बेहाल, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं इस 27 साल में पिछले 10 साल सपा और बसपा का शासन था, दोनों केंद्र में आपके यूपीए के गठबंधन सहयोगी थे, तो इस 10 साल की सत्ता से आप कैसे अलग हैं? दूसरी बात, इसी 10 साल में 1993 से 95 और 96 से 97 2 साल राष्ट्रपति शासन रहा जो आपका सीधा रूल था। 93 से 95 की सपा बसपा सरकार को आपको समर्थन था। मुलायम सिंह की गोली चलने के बाद 1 साल सरकार आपका समर्थन था। हमारी सरकार तो 4.5 साल 98 से 2002 और 1.5 साल 91 से 92 रही। 6 साल हम सत्ता में रहे, उससे ज्यादा आप 27 साल में सत्ता में रहे भाई उत्तर प्रदेश में। तो अगर बेहाल है तो उसकी जिम्मेदारी आप पे ज्यादा है, कम से कम इस फैक्ट्स को दुरुस्त कर लीजिए। खुशबू जी जवाब दीजिए। जी मैं आपको सिर्फ एक तो जवाब देना चाहूंगी सुधांशु जी। पहले तो आपकी गिनती इतनी कमजोर है कि आज जो क्राउड आपने देखा उसको 100 और 1000 की तादादों में आप बात कर रहे हैं। जो 100 और 1000 की तादाद है वो शायद यहाँ पे तमिलनाडु में जब हमारे मोदी जी आए थे तब यहाँ पर बैठने के लिए कुर्सी खाली पड़ी थी, लोग भी नहीं थे। तो वो जो 100 और 1000 की बात कर रहे हैं वो यहाँ देखा गया है। तमिलनाडु में जब मोदी जी आए थे तो जो मोदी साहब का जो वेव आप बता रहे थे 100 और 1000 की बात वो होती है। आज जो लाखों की तादाद में लोग सड़क पे थे तो आप अपनी गिनती थोड़ी सही कर लीजिए। और जहां तक आप बात करते हैं कि गठबंधन, तो आज जो हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां भी गठबंधन की बात होती है, आपका क्या हाल है? आपने कितना बेहाल बना के रखा है? गठबंधन का मतलब जब आपके ऊपर बात आती है तो आप बोलते हैं वो पीडीपी का मामला है, वो शिवसेना का मामला है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहां पर बेहाल की बात होती है तब कहते हैं कि गठबंधन आपका था। मैं आप दोनों से जवाब लूंगा, बाकी पहले इसकी बात भी चलता हूं। सुधींद्र जी, कांग्रेस रिवाइव कर पाएगी? आज जो भीड़ इकट्ठी हुई, आज जो सोनिया गांधी की रैली हुई, रैली तो नहीं कहना, रोड शो कहना चाहिए, उसको लगता है कि कांग्रेस रिवाइवल की ओर है और जाने अनजाने में आपकी मदद कर रही है बीजेपी को चुनौती देकर? सुधींद्र जी देखिए, ऐसा है लोकतंत्र में सभी पार्टियों को और नेताओं को अपना अधिकार है अपनी बात रखने का और जनता उसमें तय करती है। उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव है और क्योंकि आपकी बहस उत्तर प्रदेश पर है तो उत्तर प्रदेश के लोग 2-3 सवाल जरूर पूछेंगे। एक तो वो पूछेंगे क्या कारण रहा कि हजारों किसानों ने वहां आत्महत्याएं की पिछले 3-4 वर्षों में, पहले भी होती रही पर इस समय क्यों बढ़ गया, किसान क्यों इतना बेहाल है। दूसरी चीज वहां पर पूछेंगे जो मथुरा से लेके बुलंदशहर की घटना, दादरी की घटना, मुजफ्फरनगर की घटना हुई है, इसके बारे में चुनाव ये तो गौरव भाटिया जवाब देंगे आपकी बातों का। लेकिन देखिए सुधींद्र जी ये चुनाव, सुधींद्र जी मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को भी ये इन तमाम चीजों को मुद्दा बनाना चाहिए ना। कांग्रेस पार्टी तो मुजफ्फरनगर की और इन तमाम चीजों की बात ही नहीं कर रही है, वो तो 27 साल यूपी बेहाल कह रही है
और उस यूपी में आपका हिस्सा भी रहा है, वो आपको भी निशाना बना रही है, आप सपा को निशाना बना रहे हैं। आपको कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है क्या? कोई अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के बीच? देखिए 27 साल ही क्यों, 65 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं देश की आजादी। सबका लेखा जोखा होगा और इसका भी लेखा जोखा होगा जो इस समय दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, ऊना में क्या हो रहा है, और इसका भी लेखा जोखा होगा कि बुलंदशहर में और मुजफ्फरनगर और दादरी में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश की जनता जो भी फैसला करेगी हमारे सिर माथे पर होगा। फसुद्दीन जी, हम इस बात को भी जानते हैं कि कांग्रेस के साथ आपके संबंध आजकल बहुत अच्छे चल रहे हैं। उत्तराखंड में आप मदद करते हैं हरीश रावत हमारे की, जनता राज्यसभा चुनावों में मदद करते हैं मध्य प्रदेश में। जनता के साथ हैं, हम संविधान को मानते हैं और उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम संविधान को आदर देते हुए जनता का फैसला सिर आंखों पर रखेंगे। गौरव भाटिया, सुधींद्र जी ने कुछ इल्जाम लगाया आपकी सरकार पर, आपकी मुख्यमंत्री पर। मैं चाहूंगा उनका आप जवाब भी दे, लेकिन सुधांशु जी मैं आता हूं, एक बार सबसे बात कर लूं। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता नहीं कि सोनिया गांधी की ये रैली में चुनौती अखिलेश जी को देनी चाहिए थी, और अखिलेश जी को चुनौती ना देकर नरेंद्र मोदी को चुनौती देकर उन्होंने आपकी लड़ाई आसान कर दी है? गौरव भाटिया। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि पता चला है कि सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं कामना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो। और जो है इस बात के बाद मैं जो आज का विषय है उस पे आता हूं। देखिए, कांग्रेस का ये हाल है उत्तर प्रदेश में कि ना उनके पास कोई लीडर है, ना कोई सोच है और ना कोई संगठन है। तो आज वो अपने लीडर्स के भरोसे चुनाव नहीं लड़ रहे, वो एक रणनीतिकार लाए हैं प्रशांत किशोर, और जैसा जैसा प्रशांत किशोर जी बताते हैं वैसा वैसा कांग्रेस करती है। और सुधांशु जी की इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि कई सालों से हमने देखा है कि कांग्रेस के बड़े नेता भी उत्तर प्रदेश में आते हैं तो रैलियों में भीड़ नहीं इकट्ठी होती, कुर्सियां खाली होती हैं, और इसीलिए ये लोग रोड शो की तरफ आकर्षित होते हैं। रोड शो में आप ऐसी जगह से रास्ता बनाइए जहां भीड़ स्वाभाविक है और उसको कहिए ये कांग्रेस के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, कांग्रेस देखना चाहती है, हमें इस पे कोई आपत्ति नहीं है जी। दूसरी बात मैं ये जरूर कहूंगा, एक चीज बता दूं बीच में, माफी के साथ बोल रहा हूं गौरव जी, आप अपने बात मेरे बात की बात पूरी करिएगा। गौरव जी, आपने स्वास्थ्य लाभ की कामना की थी सोनिया जी के। मेरे पास एक बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बनारस के एयरपोर्ट पर तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने की खबर है, और ये मेरे रिपोर्टर के मुताबिक उनको बनारस के ही एक अस्पताल में, बीएचयू के अस्पताल में ले जाया जा रहा है प्राथमिक उपचार के लिए। ये सिर्फ मैं अपडेट दे रहा हूँ। सोनिया जी को बीएचयू के अस्पताल ले जाए जाने की खबर इस वक्त काशी से हमारे पास आ रही है। उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। जैसे इनपुट मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। प्लीज कैरी ऑन गौरव, सॉरी बीच में इंटरप्ट किया मैंने। नहीं, कोई बात नहीं। मैं पुनः कहूंगा वो जल्दी स्वस्थ हो, वो बहुत ही वरिष्ठ लीडर हैं इस देश की। मैं ये कह रहा था कि 2012 में भी राहुल गांधी जी ने एक रोड शो की शुरुआत करी थी जब चुनाव का बिगुल बजा था। जैसे जैसे रोड शो आगे बढ़ता गया, भीड़ छटती गई, और जो मीडिया राहुल गांधी का रोड शो कवर करने जा रही थी उसने पाया कि अखिलेश यादव जी का रोड शो ऐसा है जहां पे गौरव, आपको तो खुश होना चाहिए। अगर कांग्रेस बीजेपी का वोट काट रही है तो आपकी तो मदद कर रही है ना। मैं कुछ कहना चाहूंगी। सुमित जी, ये आपका आकलन है। देखिए, हमारा आकलन बिल्कुल भिन्न है। हमारा आकलन ये है कि जनता भी चाहती है, सर्वे भी कहते हैं कि विकास के मुद्दे पे ये चुनाव होगा, और उत्तर प्रदेश में विकास अगर किसी ने करा है जमीन पे तो वो समाजवादी पार्टी ने किया है। भाजपा ने विकास का नारा तो दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब भाजपा के लीडर घुसते हैं तो वो शुद्धिकरण की बात करते हैं और लव जिहाद की करते हैं। ज्यादा दूर इलेक्शन नहीं है, उनको भी पता चल जाएगा उनकी क्या हालत है। जहां तक बसपा की बात है, भदौरिया जी कह रहे थे, बसपा पे ज्यादा समय इसलिए नष्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये वो पार्टी है जो 80 सीटों पे सिमट गई है, और लोकसभा में इनकी 0 सीटें आई थी, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त अगर कोई पार्टी है या कोई लीडर है तो वो मायावती जी है और बसपा है, इसलिए उन पे समय नष्ट करके हमें क्या मिलेगा? केस भी मुलायम सिंह पे चल रहा है।
भदौरिया जी और गौरव जी के बीच नोकझोंक नहीं चल लगातार रहा। मैं हमारे डिबेट में सुधीर जी, चलते आप हैं। अखबार नहीं पढ़ रहे, मैं भिजवा रहा हूँ आपको कॉपी नहीं, कॉपी आप मैं भी पढ़िए। भिजवाऊंगा। हाँ, एफआईआर भी आप दर्ज नहीं उसके हुई डिस्प्रपोर्शनेट केस में। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, उसमें तमाम हम टाइम्स पढ़ते ऑफ इंडिया नहीं के है फ्रंट भदौरिया पेज जी, हम पे लोग तो पढ़ उंगलियां के छपी सुप्रीम हैं कोर्ट में जाते और हैं, उनके हाथ बहस छपे हुए करते हैं हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में। पर भदौरिया उसके जी, बारे आपको में ये सब जानता है, पूरा भदौरिया देश जी, आपको जानता ये है। जानकर कैसा लगता है जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 2 दिन चलिए, पहले लखनऊ आप में प्रोग्राम करते हैं और समाजवादी कहते पार्टी हैं को कि हम विषय यूपी बना में के सरकार चर्चा बनाएंगे। करते हैं। भदौरिया मुझे जी, लगता है ये तो भी आपको हमारी खुशी पार्टी होती है की लोक- कि देखिए, बीजेपी ऐसा की है, सरकार नहीं बन मैंने रही है, शुरू कांग्रेस में की बन रही कहा- है? देखिए, मैंने शुरू में कहा कि जहां तक कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस छोड़ दीजिए, और भी कई पार्टियां, छोटी पार्टियां, अब मैं तो ये भी सपा, पढ़ रहा बीजेपी हूं भी। कि नीतीश कुमार जी की भी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मैं ये भी देख रहा हूं उनके साथ भी कई मोर्चे बन रहे हैं, पता नहीं कितने मोर्चे बनेंगे। मुलायम सिंह जी बिहार में भी मोर्चा बनाया था इन्होंने, इनका क्या हश्र हुआ वहां पे भी हमने देखा। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की एक विशेष परिस्थिति है, उसमें जो भी चुनाव लड़ना चाहे उसका स्वागत है, पर उत्तर प्रदेश की जनता, मुझे मालूम है, ठीक है। मैं ये कह दूं कि फिर ये समझा जाएगा बीएसपी के हैं, वो उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर रखा है किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको लाना है, वो भदौरिया जी, सामने आ लेकिन जाएगा जब ऐसा चुनाव क्यों होंगे। है जी कि हाँ, आपका नारा आप रहिएगा सर्जन चुनाव हिताय में, पता सर्जन चल सुखाय जाएगा है, आपको लेकिन आप पता चिंता चलेगा, सब केवल चीज एक का वर्ग की जवाब करना देना चाहते पड़ेगा हो और आपको। बाकियों का एक एक जो करके दुख आइए, आलोक भी मेरे साथ सारे है। आपको कभी सवालों आगे के आप जवाब बांटते देने नहीं। गौरव जी, पड़ेंगे, सुरेंद्र जी। बुलंदशहर से लेके बुलंदशहर से गौरव जी, दादरी सुदीन जी, तक के और किसानों बिल्कुल के बिल्कुल, तमाम आत्महत्याओं के हम जवाब यूपी देने की कानून पड़ेंगे व्यवस्था को आपको। भी छुएंगे। गौरव है मेरे साथ, मैं उस पर मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, आप उठाइएगा इशू को। लेकिन अभी मेरे पास मेरा रिपोर्टर जुड़ गया है बनारस से, एक अपडेट ले लेते हैं तबीयत को लेकर आप सबकी इजाजत से, क्योंकि हम यूपी पे और सोनिया गांधी के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं वासुदेव, इस वक्त सीधे काशी से जुड़े हुए, बनारस से जुड़े हुए। कैसी तबीयत है सोनिया गांधी की, क्या अपडेट दे सकते हैं वासुदेव आप? जी सुमित, देखिए, रोड शो के दौरान बीच में ही सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके चलते उन्हें कुछ देर के लिए एक होटल में रोका गया था, जहां पर डॉक्टर्स ने वहां उनके इलाज के लिए डॉक्टर्स भी पहुंचे थे, और ये तबीयत बिगड़ने की वजह से ही वो रोड शो कंप्लीट नहीं कर पाई और उसके बाद बीच रास्ते से ही दिल्ली जाने के लिए वो एयरपोर्ट पहुंच गई। अभी जो हमें खबर मिल रही है वो ये है कि सोनिया गांधी की जो तबीयत है वो अभी थोड़ी बिगड़ी हुई है, और इतनी बिगड़ी हुई है कि अभी उन्हें फिलहाल उनकी फ्लाइट वाराणसी से दिल्ली के लिए नहीं उड़ी है, और उन्हें एयरपोर्ट पे ही वीवीआईपी कक्ष में उनका इलाज किया जा रहा है। इस बात की पुष्टि जो है एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने की है। साथ में सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये भी है कि अगर तबीयत में सुधार नहीं होता है तो इस बात पर भी विचार चल रहा है कि सोनिया गांधी को बीएचयू हॉस्पिटल ले जाया जाए, वहां पर उनके इलाज की व्यवस्था की जाए, और इसके लिए फिलहाल बीएचयू हॉस्पिटल को भी अलर्ट पर रखा गया है। जी वासु आप नजर रखिए, मैं आपके साथ आगे भी अपडेट्स हम लोग लगातार लेते रहेंगे। अजय, आलोक, सॉरी आपको मैंने काफी वेट कराया। मैं शुरुआत करना चाहूंगा ये पूछकर सीधे आपसे, अजय जी, सोनिया जी की रैली निकलती है काशी में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये कांग्रेस की कोशिश नहीं है? भारतीय जनता पार्टी जो इल्जाम लगाती है कि ये वोट कटवा पार्टी है, क्या ये गलत है? देखिए, तमाम राजनीतिक दल हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं रैली निकालने के लिए, और विपक्षी राजनीतिक दल जो हैं वो स्वतंत्र हैं इल्ज़ाम लगाने के लिए कि कौन वोट कटवाया, कौन क्या है। हमने जब यूपी में 3 महीने पहले मुहिम शुरू की थी तो हमें भी लोग कह रहे थे, जैसे अभी सुदीन भदौरिया जी कह रहे हैं तमाम मोर्चे बनेंगे, सब चुनाव आके लड़ेंगे, लेकिन होना क्या है। लेकिन इफेक्ट तो कहीं ना कहीं दिख जाता है ना। हमारी पहली रैली हुई आपको गाजीपुर में, और वो कुशवाहा समाज ने रैली बुलाई थी, केशव प्रसाद मौर्य जी बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। हमारी दूसरी रैली हुई पिंडरा में बनारस में, तो उसको देखा देखी तुरंत बेनी प्रसाद वर्मा राज्यसभा पहुंच गए। तीसरी रैली हमारी मिर्जापुर में होती है तो अनुप्रिया पटेल मंत्री बन जाती हैं। तो इफेक्ट तो कहीं ना कहीं आएगा ही, ऐसा नहीं है कि इफेक्ट नहीं जाता है। आज जब सोनिया गांधी गई हैं अजय जी, और अभी और 5-7 जगह पे और कर लीजिए, 5-7 लोग और उद्धार हो जाएगा। अरे हम तो जीरो हैं, हम कहाँ मान रहे अपने आप को हीरो। मैं आप बाकी कह रहे हैं हीरो को पूछ रहा हूँ, हम लोग तो कह रहे हैं जीरो हैं। कि जहां आप जाते हैं वहां बीजेपी को आप लोग गड्ढे भरने पड़ते हैं। तो मैं इफेक्ट की बात कर रहा हूँ सुमित जी, मैं इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी तो सब हमारे सामने हीरो बैठे हुए हैं लोग। लेकिन अब दूसरा बताइए, रामकृपाल जी बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी का गढ़ है बनारस। कहां से गढ़ हो गया भैया? मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो भाजपा देख रही है। गलती से जीत गए 2014 के चुनाव, नरेंद्र मोदी वेव, आप जिसको कहते हैं वेव आया था जिसमें कुर्सी उर्सी हिलने लगती थी, वेव में जीत गए। 6 महीने के बाद उपचुनाव में क्या हुआ? 3 की 3 विधानसभा सीट आप हार गए।
बनारस प्रमंडल में 14 विधानसभा सीट है, 10 सपा के पास है। आप हैं कहां? भारतीय जनता पार्टी क्या हवा में उड़ रही है? एक बार क्या गलती से उफान चढ़ गया, लोगों ने एक लीडरशिप चेंज के नाम पे एक प्रधानमंत्री पे भरोसा करके पूरे देश ने वोट दिया, तो आपको क्या लग रहा है कि 2 साल तक वो बुलबुला चलता रहेगा? फूट गया बुलबुला भाई साहब, जमीन पे आइए, जमीन पे। और उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐसा है कि उत्तर प्रदेश, पूर्वी या पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश, तीनों की 3 ज्योग्राफी, 3 केमिस्ट्री है। आप ये जिसको नहीं समझ में आता है वो मूर्ख है। तो आप ये कह रहे हैं बीजेपी की 47 सीटें कब हो जाएंगी यूपी विधानसभा में? आप देखिए ना, 210 सीटें थी, जैसे सुधांशु जी कह रहे हैं कि 91 से 93 में हम सत्ता में थे, 98 से 2002 में हम सत्ता में थे। बाबरी मस्जिद कब गिराया आपने? 91 से 93 में ही तो गिरा दिया। आप तो जब सत्ता में आए कल्याण ही करके जा रहे हैं। और आप कहां से कहां पहुंचे हैं अभी यूपी में? अगर कांग्रेस डूब गई है तो आप भी तो डूब गए हैं। तो चक्कर है कि यहाँ पे तो डूबों में लड़ाई है जी, डूबनों की लड़ाई है, तो डूबते रहिए। मैं जवाब दूंगा सुधांशु जी आपसे, तो उभर के निकलेंगे। सॉरी, फिर से इंटरप्ट कर रहा हूं। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी फोन लाइन पर है। सोनिया गांधी की तबीयत का एक अपडेट लेते हैं। प्रमोद तिवारी जी, कैसी तबीयत है सोनिया जी की? आप उनके साथ रहे दिन भर, अभी कहाँ है, किस स्थिति में है? मैं बिल्कुल ठीक उनके सामने बैठा हूँ। इस समय हम लोग CIP लाउंज में हैं, इंतजार कर रहे हैं प्लेन का क्लियरेंस मिले और वो दिल्ली जाए। तबीयत ठीक है मैम की? मैं यही कह सकता हूँ कि इस समय ठीक है, और बीच में थोड़ा तेज धूप, बार बार निकलना, बार बार आना, उनको पहले से वायरल था। आज डॉक्टर ने सलाह दी थी ना आए, लेकिन पहले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, वो आ गई। थोड़ा स्ट्रेन था जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है और भी तमाम पार्टियों ने उनकी स्वास्थ्य लाभ की कामना की है, इसीलिए हमको भी चिंता थी। हमने सोचा कि सीधे आपसे बात करें। ठीक है, मेरे सामने वो बैठी हुई है। क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? क्या ये इजाजत मिलेगी हमको? इस समय बात तो मैं ना करा पाऊंगा आपकी, हम मुझसे कर ले, बात करना ठीक भी नहीं होगा आपका। तिवारी जी, एक चीज और जानना चाहूंगा, क्या डॉक्टर्स हैं वहाँ पर? क्या बोल रहे हैं उनकी तबीयत को लेकर? क्या एडमिट वगैरह करना पड़ेगा? डॉक्टर हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो जा सकती हैं, उसमें कोई जाने में उनके कोई ऐसे चिंता की बात नहीं है। मेन मैं अगर आपसे कहूँ, उनको वायरल था, कल भी था, आज अगर वो ना आती तो अच्छा था, परंतु प्रोग्राम ये पहले से फिक्स था। वो जो हम पॉलिटिशियंस की प्रॉब्लम होती है कि हम बीमार भी नहीं पड़ सकते, वो बीमार थी और उस बीमारी में आई। मौसम में जो हर बार वो निकली, इतना ज्यादा क्राउडेड अफेयर था, इतना ज्यादा था कि उसकी वजह से उन्हें स्ट्रेन पड़ा, गर्मी सर्दी हुई, और वो एक तरह से मैं कह सकता हूँ रिलैप्स हुआ है जी। और तो कोई चिंता की बात नहीं है ना तिवारी जी? कोई चिंता की बात नहीं, मैं सामने बैठा हूँ, निकल आया बाहर, क्योंकि आप बार बार पूछ रहे थे जी, तो कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए, वो सोफे पे बैठी हुई है जी। शुक्रिया, शुक्रिया प्रमोद तिवारी जी। और ये सुनकर शायद सभी ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि खुद प्रमोद तिवारी दिन भर सोनिया गांधी के साथ रहे इस रोड शो में, जिसकी तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं, कि तबीयत ठीक है, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं और दिल्ली लौटने का इंतजार किया जा रहा है, प्लेन का इंतजार किया जा रहा है। खुद बकौल प्रमोद तिवारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश से। डिबेट पर वापस लौटते हैं। नए मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुधींद्र भदौरिया जी अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन बसपा के दूसरे नेता MH खान साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी इस डिबेट में स्वागत है खान साहब। अगर एक मौका दे, मैं अपनी बात करके फिर जाना चाहूंगा। मैं अभी आप जा नहीं सकते गौरव भाई, ऐसे कैसे चले जाएंगे? सुधांशु जी जवाब दीजिए। अजय आलोक ने आपकी पार्टी के ऊपर सवाल खड़े किए थे, उसके बाद खुशबू जी। देखिए, अजय आलोक जी ने अभी जो बोला सुमित जी, इससे पहले जो मैंने बोला था उसी की उन्होंने पुष्टि कर दी। क्योंकि देखिए, इतना ही नहीं, जो उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर के दल हैं वो भी हम ही से लड़ाई मान रहे हैं। और अगर किसी के बयान में आत्मबुद्धता और आत्म प्रवंचना की पराकाष्ठा देखनी हो तो जदयू के में देखिए, उनको लगता है कि उनकी रैलियों से लोग मंत्री बन रहे हैं। आप लड़ाई भी नहीं है ज्यादा तो आदमी आत्ममुग्ध हो ही नहीं सकता है। और उल्लेखनीय बात यह है, मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगा अजय आलोक, पहले क्यों नहीं बना दिया था? 2 साल पहले अकेले चुनाव लड़ी, 2 साल पहले मंत्री बना देते। 7 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश, बिहार में 1995 में, 3 बार आप हमारे कंधे पे रख के आए और 1 बार आप लालू यादव जी के शरणागत होके आए। और जिसे पॉलिटिकल समर सॉल्ट कहते हैं ना, राजनीतिक में कि कभी कांग्रेस के साथ छूटा तो कभी जंगल राज तो भाजपा के साथ, तो फिर लालू यादव जी के साथ, तो फिर कांग्रेस के साथ। कितने पे भूल गए क्या? हमसे और जहां तक इन्होंने लोकसभा की बात कही, जो सबसे ज्यादा, अरे भाई अब मुझे बोलने दीजिए ना अजय आलोक जी, आप हमारे बारे में जो बोल रहे थे हम शांति से सुन रहे थे, अब कृपया मुझे भी शांति से सुन लीजिए।
आपने कहा कि बाई चांस एक बार मोदी जी की लहर आ गई, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं 1991 से आज तक के 7 लोकसभा चुनावों में 4 बार भाजपा ने 50 का आंकड़ा पार किया है। सिर्फ 2009 और 2004 अपवाद थे, बाकी हमने 4 बार 50 से अधिक सीटें पाई हैं और 2 बार ऐसा मौका आया है कि जबकि किसी पार्टी को सीट नहीं मिली। 98 में अमेठी रायबरेली भी कांग्रेस हार गई थी। इसलिए वह विषय को आप छोड़ दीजिए, मगर एक बात मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अभी बसपा के भी सुनील भदौरिया जी यद्यपि चले गए, उन्होंने कहा हम किसी भी कीमत पर जा सकते हैं दलित हितों के लिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं यूपीए की सरकार में वो गठबंधन सहयोगी थे और कांग्रेस के दौर हुकूमत में महाराष्ट्र में खैरलांजी में मारे गए दलित, मिर्चीपुर और गोहाना हरियाणा में मारे गए, समर्थन तक वापस नहीं लिया था। वाकई वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, दलितों को मरवाने की सीमा तक जा सकते हैं भाजपा के विरोध में। सुधांशु जी, मैं बीजेपी को छोड़कर तमाम प्रवक्ताओं से एक चीज पूछ रहा हूं। मिश्रा जी राखी बंधवाने जाएंगे फिर क्या? एक मिनट, हाँ बिल्कुल अजय जी, एक मिनट। खुशबू जी हमने गौरव भाई मैं आऊंगा। खुशबू जी, हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था बिहार में, जहां पे लालू, नीतीश और कांग्रेस एक साथ आ गए थे। ये एक्सपेरिमेंट यूपी में क्यों नहीं हो रहा है? बीजेपी को अगर मात देना है और तीनों का वही ध्येय है, तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग राहुल गांधी को जो आप क्रेडिट देती थी बिहार में गठबंधन बनाने की, ये यूपी में क्यों नहीं कर रहे हैं कि मायावती, मुलायम सिंह और राहुल गांधी एक साथ आ जाएं और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ लें? हमने कभी भी ये बात कही नहीं थी कि यहाँ पर गठबंधन होने वाला है। शुरू से बिहार में था कि गठबंधन होगा, तीनों का विरोध तो एक ही पार्टी से हो रहा है कि हर वक्त एक चुनाव लड़े तो गठबंधन होना चाहिए। नहीं एक पार्टी से नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सिर्फ बीजेपी के विरोध में बात कर रहे हैं। हम हर एक एट्रोसिटीज, हर जो चीज वहां पर उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं पिछले इतने सालों में। यहाँ पर जब से बीएसपी वहां पर आई है, जब से हमने देखा है कि अखिलेश यादव जी वहां पर चीफ मिनिस्टर बने हैं, तब से हमने देखा है कि किस तरह से यूपी में पूरे उस स्टेट में जिस तरह से, चाहे वो हमारे किसान हो, चाहे औरतें हो, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हो, कहीं भी हमने ग्रोथ नहीं देखी। अभी जो कह रहे थे कि इतनी ग्रोथ हुई है, हमने इतनी ये सब किया हुआ है, कुछ नहीं देखा हमने। जहां राहुल गांधी ने तारीफ की थी अखिलेश यादव की 2 दिन पहले लखनऊ में, उनकी पहचान वाराणसी से लगी हुई। लेकिन सुनिए, मैं कह रही हूं, अच्छे वो तो उन्होंने कब कहा कि बुरे आदमी है? अच्छे आदमी उन्होंने कहा। मैं भी नहीं कहती हूँ अखिलेश यादव बुरे आदमी है, लेकिन वहां पे जो गवर्नमेंट चल रही है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव से पर्सनली कोई हमारा बैर नहीं है, हम जो गवर्नमेंट वहां पे चल रही है उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो फिर ये रैली बीजेपी का सवाल, फिर ये रैली अखिलेश यादव के घर पे क्यों नहीं निकली? बहुत ही ये मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्यों निकली? बहुत ही गलतफहमी में है कि यहाँ पर हम क्यों जरूरी नहीं है कि जहां वो शुरू करें। यहां पर तो मोदी जी ने कहा था ना कि वाराणसी, वो तो कह रहे हैं कि वाराणसी हम में इतना गट्स है कि हम वाराणसी से शुरू कर रहे हैं। मैं कहती हूं यही बात उन्होंने रायबरेली या फिर अमेठी से क्यों नहीं शुरू की थी जब इलेक्शन लड़ रहे थे? वाराणसी से क्यों शुरू की? हिम्मत होती है तो सीधा राहुल जी के या सोनिया जी के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। वहां पर उनकी चांसेस बिल्कुल नहीं थे, इसलिए वाराणसी से शुरू की। हम लोग, मैं कह रही हूँ यहाँ पर हमें इतनी हिम्मत है। यहाँ पर मोदी जी कह रहे थे कि मैं इसको क्योटो बनाऊंगा, जापान का क्योटो बना दूंगा। क्योटो क्या, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं बना है। गौरव भाटिया, मेरी बात मैं खत्म करूँ तो मैं आगे बढ़ूंगी। गौरव भाटिया जी, मेरी बात खुशबू जी आपकी बात का जवाब ले रहा हूँ। गौरव को जाना है दरअसल, इसलिए आपकी बात अधूरी न रहे। अखिलेश यादव के ऊपर सवाल खड़े किए, गवर्नेंस के ऊपर सवाल खड़े किए कांग्रेस ने। गौरव भाटिया, चुनाव में आप जा रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। सुमित जी, 2-3 टिप्पणियों हुई है, उस पर जवाब देता हूं। हाँ, नहीं, खुशबू जी को ग्रोथ उत्तर प्रदेश में इसलिए नहीं दिखाई दी क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स की आदत हो गई है कि ग्रोथ वो जो है जिंदल और अंबानी ग्रुप की जो वेल्थ बढ़ती है उसमें ढूंढते हैं। क्या हुआ कांग्रेस की सरकार में यूपीए 2 में? हर कोई जानता है, कोलगेट स्कैम, सीडब्ल्यूजी स्कैम, 2G स्कैम, पूरी कांग्रेस स्कैम से लिप्त हो गई और आज आके ये ग्रोथ की बात करती है। दूसरी बात, वैसे एसेट्स तो आपकी पार्टी के नेताओं के भी बढ़े हैं, चुनावी डिक्लेरेशन में पता लगता है। गौरव, सिक्के के 2 पहलू हैं। तमाम नेताओं के एसेट्स बढ़े हैं आपकी पार्टी में भी। आपके स्टेट में यूपी में कितने लोगों के ऊपर स्कैम के इल्जाम लगे, जरा वो देख लें आप एक बार गौरव भाटिया जी। उसके बाद सब लोग टिप्पणी करें, मैंने इंतजार किया अपनी बात रखने के लिए। जहां तक बसपा और भाजपा की बात है, एक बहन भाई का रिश्ता जो है केवल राजनीतिक सफलता पाने के लिए और सत्ता पाने के लिए बसपा और भाजपा ने 3 बार पहले भी किया। और सुमित जी, इस चुनाव में भी कुछ बदला नहीं है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं बसपा और भाजपा।
अभी चुनाव लड़ेंगे और बाद में अगर सत्ता मिल रही होगी तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने पीडीपी से हाथ मिलाया है नहीं, तो वो भी मिलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आपका उत्तर प्रदेश आकलन में है। ऐसा इसलिए नहीं होगा, ऐसे तो क्योंकि इतिहास जो में मेन सपा पार्टी बसपा है, का भी वो गठबंधन हो चुका है एक समाजवादी बार। पार्टी है। किसी भी पार्टी का जो भी लड़ाई होगी वो समाजवादी पार्टी से ही होगी। नहीं गौरव जी, सपा बसपा का भी गठबंधन हो चुका है, आपको याद होगा, कांग्रेस मदद कर रही थी आपकी। ऐसे तो बीजेपी भी ये कह सकती है। सपा नहीं, आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपने सही बात कही। लेकिन उसके बाद जो 3 बार सरकार बनी वो भाजपा के साथ ही बनी। 1995 की बात है जब गठबंधन हुआ था, वो भी सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए। अच्छा, जो कुछ हमारे मुद्दे समान थे उस पे गठबंधन हुआ था। और उसके बाद मायावती जी की जो आदत है धोखा दे के वो सरकार से बाहर आ गई और बस भाजपा के साथ भी उन्होंने 3 बार गठबंधन किया सत्ता पाने के लिए। नहीं गौरव, एक चीज जानना चाहूंगा, अगर आपको सत्ता नहीं मिलती है, कुछ नंबरों की जरूरत पड़ती है समाजवादी पार्टी को, तो आप बसपा के साथ नहीं जाएंगे, ये आपने क्लियर कर दिया। आप बीजेपी के साथ जा सकते हैं या कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? सुमित जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरा बहुमत, पूर्ण बहुमत समाजवादी पार्टी का नहीं, ये तो आज आएगा। आप बोल रहे हैं। तीनों पार्टियों को मिला के हमारी जो है, मैं आपकी उस दावेदारी पे शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अगर नहीं पाते हैं तो मैं पूछ रहा हूं, समर्थन की अगर नहीं पाते हैं तो किसके नजदीक पाएंगे आप अपने आप को, बीजेपी के कि कांग्रेस के? अगर और मगर की तो यहाँ बात ही नहीं है ना। हमें हमारे चलिए गौरव जी, लीडरशिप पे, अपने मुद्दों पे जो विकास किया है अपनी सरकार पे, आपके 4 विरोधी यहाँ बैठे हैं। अगर और मगर की कोई बात ही नहीं है। आपके 4 विरोधी बैठे हैं जो आपकी बात को नहीं मान रहे हैं। आप अपने तर्क दे सकते हैं क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया, चुनाव नहीं हुए। वो भी मेरे मित्र हैं, बस दूसरी पार्टी में है। ऑब्वियसली वो अपनी पार्टी की बात। खान साहब, जिस तरह से आज यूपी में हो रहा है, लोग खान साहब एक मिनट, बसपा के नेता एमएच खान मेरे साथ हैं। खान साहब, गौरव थैंक यू। खान साहब, हालांकि गौरव भाटिया नहीं है, मैं जानता हूं कि बसपा की लड़ाई भी सपा के साथ है, बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ है, लेकिन मैं आपसे खान साहब एक सिंपल सी चीज जानना चाहूंगा, क्या बसपा किन्हीं भी परिस्थितियों में मायावती, बीजेपी और कांग्रेस में से किसी एक को चुनना पड़ता है तो किसको चुनेंगी? आप भी अगर मगर में बात मत करिएगा। नहीं, ये तो सवाल ही नहीं उठता चुनने चुनाने का। देखिए, अभी बुलंदशहर की घटना के बाद आज 8-10 रेप हो चुके उत्तर प्रदेश के अंदर, बलात्कार हो चुका, और इन बलात्कारों का खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं, हमारी माएं सुरक्षित नहीं है। सरकार तो किसी एक की बनेगी ना। 4 आदमी नहीं, सरकार पार्टियां, बड़ी पार्टियां और भी छोटी मोटी पार्टियां, जदयू भी लड़ रही है। नहीं, छोटी मोटी पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टी हो, बहुत दिन से लड़ रहे हैं ये लोग। बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी, इसके पहले कहीं अता पता नहीं था उनका। और ये काम इन लोगों ने किया है। ये 2 पहलू हैं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, ये दोनों आपस में वोट का बंटवारा करना चाहते हैं। तो हमारे इन दोनों के साथ तो नहीं जाएंगे ना? हम इन दोनों के साथ क्या मतलब है साहब? हमारा पूरा एजेंडा है बहुजन समाज पार्टी का, पूरा एक कांग्रेस के साथ जा सकते हैं कि हम अपने किसी के साथ नहीं जा सकते। हम पूरी पार्टी के साथ, हमारी बहन कुमारी मालती जी मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। ठीक है, रामकृपाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं काफी देर तैयार नहीं। सॉरी रामकृपाल जी। सुमित जी, पहले एक लाइन में जरा आलोक जी की इस बात का जवाब दे दूं। आलोक, आपकी बात। आलोक जी ने कहा था कि मुगरी लाल कुछ बिल्कुल सही उन्होंने बात किया था। काउंटिंग के दिन 12 बजे दिन के पहले हर नेता मुगेरी लाल होता है, हर पार्टी मुगेरी लाल होती है। तो अगर आलोक जी को उत्तर प्रदेश में भी जेडीयू का भविष्य दिखाई पड़ रहा हो, हालांकि उन्होंने अपना मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया है कोई उसका उम्मीदवार, तो अलग बात है। बट लेकिन देखिए, आप जो कह रहे थे ना, मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 3.5 पार्टियां हैं। आधा मैं कांग्रेस को मानता हूं, और राहुल जी ने जो कहा था कि हम कांग्रेस बनाएंगे, मकसद धीरे से उसमें था बनवाएंगे। और देखिए, जब तक आपने देखा होगा भदौरिया जी थे, उन्होंने एकदम जरा सी भी बात कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोली और चले गए। तो और हर डिबेट में अगर आप पूरी डिबेट देख लें तो इसमें जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी को ये महसूस हो रहा है कि अगर कांग्रेस जो भी आएगी सीट, वो सबसे पहले मायावती का एहसान चुकाएगी उत्तराखंड में जो उन्होंने किया है, और जो त्याग उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए मायावती ने किया है
उसकी पूरी पुष्टि ये होगा कि उसका बदला या उसका जो है वो चुकाएंगे उत्तर प्रदेश में, वो होता है। और पूरा गणित भी यही है। देखिए, गणित यह है कि अगर कांग्रेस कुछ गेन करती है, अगर 30-40 के आसपास होता है, तो पूरा अभी तक का जो समीकरण बन रहा है कि बीएसपी को इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ और भी पड़ सकती है तो इतने मिल जा सकते हैं। तो सारा गणित इसलिए है, इसलिए बीएसपी और कांग्रेस में कभी भी आप देखेंगे तू मैं नहीं है। बिल्कुल, बाकी सब मैं में कोशिश करता रहा बार-बार बुलवाने की, नहीं बोले। रही बात एक आलोक जी को मैं कह दूं कि बीजेपी को आपने उत्तर प्रदेश से खारिज कर दिया, पूरे देश से खारिज कर दिया। आलोक जी, उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ा फर्क है। अभी सुमित जी ने एक सवाल किया था कि क्यों नहीं यहाँ भी मोर्चा बन जाता, तो आपके जो कांग्रेस के मित्र, अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार और कांग्रेस, आपकी पार्टी और कांग्रेस मिल करके लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे या यहाँ पर दोनों आसपास में सामने सामने होंगे। अभी तो ये भी नहीं समझौता हो पा रहा है। मेरा ये कहना है कि यथार्थ ठीक है, बीजेपी विरोध आपका होगा, वो अपनी जगह पे है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी, बीएसपी और एसपी की लड़ाई है, और इस लड़ाई में कांग्रेस अगर अपनी सरकार बनाए नहीं सकती, वो तो बनाएगी नहीं, बनवाने की हैसियत उसकी हो सकती है, बशर्ते कि वो इम्प्रूवमेंट करे। और मुझे लगता है, वैसा विश्वास है मेरा, कि निश्चित तौर पर कांग्रेस कुछ न कुछ इम्प्रूव करने जा रही है उत्तर प्रदेश में। अजय जी, फिर उसके बाद खुशबू जी आप जवाब दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल मैं एक बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जदयू कांग्रेस के साथ मिलके लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, नहीं मिलके लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, वो समय आने पे पता चल जाएगा रामकृपाल जी। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि बिहार के चुनाव में सपा अपनी स्थिति बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर चुकी है कि सपा और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू। तो आज उत्तर प्रदेश में भी परोक्ष रूप से सपा और भाजपा मिले हुए हैं, ये सबको को पता है, जनता मूर्ख नहीं है, और इसका परिणाम हमें चुनाव में मिलेगा। एक एग्जांपल दीजिए। खारिज आप इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक एग्जांपल दीजिए अजय जी। एक एग्जांपल, बिहार में आके खुलेआम उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति अच्छी है। उत्तर प्रदेश में ऐसे तो अगर मैं एग्जांपल कोट करूं, अगर मैं एग्जांपल कोट करूं तो उत्तर प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है, आरजेडी समाजवादी पार्टी का सपोर्ट कर रही है, तो आप जो सरकार चला रहे हैं साथ में, वो साथ में नहीं आ पा रहे यूपी में। भाई बिल्कुल, वो बिल्कुल ऐसा है कि गठबंधन जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में हो जाए, हर राजनीतिक दल की नहीं, गठबंधन की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, मुलायम सिंह की तारीफ कर रहे हैं लालू यादव समधी होने के नाते, आपको भी गठबंधन का लिहाज करना चाहिए, आप भी चुनाव मत लड़िए। तारीफ करने लालू, हम क्यों नहीं लड़े? हम तो बिल्कुल लड़ेंगे। बिहार का गठबंधन और उत्तर प्रदेश के गठबंधन को आप एक समान समय नहीं दे सकते। जैसे अभी खुद रामकृपाल जी ने कहा कि बिहार और यूपी की परिस्थिति अलग है, लेकिन सपा और भाजपा परोक्ष रूप से वहां मिली हुई है। कांग्रेस को आप खारिज इसलिए नहीं कर सकते हैं कि कल को त्रिशंकु बनने के आसार में कोई पार्टी, चाहे वो सपा हो, कितना भी मिले रहे, चाहे बसपा हो, बगैर कांग्रेस के सरकार नहीं बनाएगी। हमारा रोल क्या है? आज तो हम पहली बार उत्तर प्रदेश में दमखम के साथ लड़ने जा रहे हैं। हम 5 सीट भी जीते तो हमारे लिए प्लस है, 50 भी जीते तो प्लस है। 4 पार्टियां लड़ रही हैं, वोट भी आ गए हमारे, 3 पूरी पार्टियां, एक कांग्रेस जिसको आधा दिया रामकृपाल जी ने, और बाकी आधे में जनता दल यूनाइटेड जैसी तमाम पार्टियां। तो ये 4 जब अलग अलग दिशाओं में वोट बटेंगे, तो कैसे आप कह सकते हैं कि आप बीजेपी को मात दे देंगी? बीजेपी लड़ाई में खुशबू जी, अगर आप मुख्यतः सवाल मुझसे है जी, खुशबू जी आपसे। ना नेता है ना संगठन है। आज तक मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तो डिसाइड नहीं कर पाए, लड़ाई में कहां से आएंगे? अजय जी प्लीज, खुशबू जी से हमें तो पूरा भरोसा है कि हम भाजपा को नहीं, बाकी सभी जितनी, चाहे वो भाजपा हो या सपा हो, हम सभी को मात देने वाले हैं। क्योंकि आज जो हमने शुरुआत देखी है, यहाँ पे लोगों का जो उत्साह हमने देखा है, लोगों के बीच जो हमने एक कंप्लीट यूफोरिया की फीलिंग हमने देखी है, तो उसमें तो बिल्कुल सही पता लग जाता है। अभी ये जो हम गठबंधन की बात करते हैं, या जो गणित की बात किए जा रहे हैं, वो तो हर एक पॉलिटिकल सिनेरियो में ये गणित होती है, और हमने काफी बार देख चुके हैं कि ये जो गिनती होती है वो काफी उल्टी भी पड़ती है हमारे ऊपर। तो हम देख चुके हैं, क्योंकि यही बीजेपी जब 2014 में वो लेकर आई थी, तो यही गिनती दिल्ली के जब इलेक्शंस हो रहे थे, उस वक्त गिनती क्या थी और फिर उसका हिसाब क्या निकला था। तो ये तो सब बदलता रहता है, ये तो सब चलता रहता है। आपका मुख्य प्रतिद्वंदी बीजेपी है, एक अपनी तरफ से सोचने बैठ जाते हैं, लेकिन जब असलियत सामने आती,
नहीं, हमारे तो हर एक वो इंसान है जो लोगों के खिलाफ गलत काम करते हैं, चाहे वो सापा हो, भाजपा हो या भी जो भी पार्टी हो, वहां पर सभी के जो लोगों के खिलाफ, जो किसानों के खिलाफ, जो औरतों के खिलाफ, जो हर एक इंसान जो आपको वोटिंग पावर देता है, जो गवर्निंग बॉडी देता है, जो एक आपको वहां पे गवर्निंग बॉडी बनाता है, उसके खिलाफ जो भी काम करेगा हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। सुधांशु जी, एक जवाब मैं आपसे भी चाहूंगा, इसके पहले डिबेट को वाइंड अप करूं। क्या बीजेपी टाई अप्स में विश्वास करेगी पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में, कि विपक्ष पे बैठेगी? हालांकि बहुत दूर की बात कर रहा हूं, पर मैं जानना चाहूंगा ये। सुमित जी, अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में 73 सीटें मिली हैं, 42% वोट मिला है। इसलिए यह प्रश्न अगर सर्वाधिक इरिलेवेंट किसी पार्टी से है तो भाजपा से है। और अंत में मैं एक बात कहूंगा कि अजय आलोक जी ने कहा कि मुझे लड़ने का अधिकार है, बिल्कुल। अरे दिल्ली में 7 की 7 लोकसभा में बस में हो ना हो, वीर गति प्राप्त करना सबके बस में होती है, इसलिए ये उनको अधिकार है। क्या हो गया दिल्ली और दूसरी बात मैं कांग्रेस के संदर्भ में ये कहना चाहूंगा, हमको बोल लेने दीजिए। बोल रहे हैं, अरे मान्यवर, हमें बोल लेने दीजिए। लास्ट 30 सेकंड। आप देखिए, अंत में कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस का आज का शक्ति प्रदर्शन है, इसमें 2 बातें आपने ध्यान दी सुमित जी। ये सोनिया गांधी जी से क्यों कराया गया, राहुल गांधी से क्यों नहीं कराया गया? कारण जानते हैं क्या है? साफ हो चुका है, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार और सोनिया गांधी ने कमान संभाली, यानी युवा नेतृत्व का छलावा बिखर चुका। अब बुजुर्ग नेतृत्व पर ही भरोसा है। और जो मीडिया में समीकरणों की बात आ रही, वही पुराने 80 के दशक के समीकरण, यानी कांग्रेस की स्थिति है कि लौट के बुद्धू वापस। अरे भाई, और भाई सुनिए ना, क्यों नहीं राहुल गांधी जी कूद के आए? माफी के साथ नहीं, सुधांशु जी, राहुल गांधी 3 दिन पहले थे लखनऊ में, राहुल जी आकर गए थे ना। और खुशबू जी, ये भी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी 75 साल की उम्र में आनंदीबेन पटेल का इस्तीफे पर विचार कर रही है, और कांग्रेस पार्टी 78 साल की उम्र में शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना रही है। ये भी एक भारतीय राजनीति की सच्चाई है। शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त की कमी है। हमारा आज का सवाल था, SMS पोल का वक्त है। हमारा आज का सवाल था कि क्या यूपी में कांग्रेस की रणनीति खुद को जीतने की बजाय बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की है? हजारों की संख्या में SMS आए हैं। 79% लोग कहते हैं हाँ, 79% लोग कहते हैं हाँ, कि दरअसल कांग्रेस ये लड़ाई खुद जीतने की बजाय बीजेपी को हराने के लिए ज्यादा लड़ रही है। ट्विटर पर भी यही पोल किया गया, उसके नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर है। 78% लोग कहते हैं कि हाँ, दरअसल कांग्रेस की ये पूरी कवायद जो यूपी में चल रही है, उसका मकसद है बीजेपी को डेंट लगाना, बीजेपी में सेंधमारी करना, बीजेपी को नुकसान पहुंचाना। कितना कामयाब होगी कांग्रेस अपनी रणनीति में? 17 के बहाने 19 को जीत पाएगी क्या? 19 का निशाना लगा पाएगी क्या? उस पर लगातार IBN 7 की नजर रहेगी। हमारा विश्लेषण भी चलता रहेगा। फिलहाल आज हम तो पूछेंगे में, मेरे साथ इतना ही। वक्त है 9 बजे की खबरों का, और आपके साथ होंगे मेरे साथी आकाश। सुमित, उत्तर प्रदेश की आज हम पहले बात करेंगे इंडिया 9 बजे में। और ऐसे में जब गैंगरेप जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति शुरू हो जाए, जब अभी जो बुलंदशहर में गैंगरेप की बात चल रही है, उससे 8-10 दिन पहले एक और गैंगरेप का आरोप लगा था। अगर उसकी सही जानकारी सबके सामने आती, अगर उस पर कार्रवाई होती, तो शायद ये दूसरा गैंगरेप ना होता। ये गंभीर आरोप है, और ऐसे में फरियादी किसके पास जाए? विस्तार से बताएंगे क्या है बुलंदशहर का अर्ध सत्य और उसके आगे की कहानी। साथ ही साथ खबरें और भी होंगी इंडिया 9 बजे में, इस ब्रेक के बाद।